बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि मैटर को बहुत सारी कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जा सकता है, उसके काफ़ी फेजेस होते हैं, लेकिन हमने उसमें से सिर्फ सॉलिड स्ट्रक्चर को देखा। और सॉलिड की जो बेसिक दो कैटेगरीज़ हैं, नॉन क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलाइन, तो उसमें हमने डिटेल से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जो है वो डिस्कस किया। हमने देखा कि 7 लेटेस्ट सिस्टम्स बन सकते हैं और फिर उस हर लेटेस्ट सिस्टम के आगे कुछ उसकी सब कैटेगरीज़ मिला के टोटल 14 लेटेस्ट सिस्टम जो है वो हमने देखे कि वो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है एक्चुअली में, हम इलेक्ट्रॉनिक्स को जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है कि हम ऐसे जो है सॉलिड्स की बात करना चाहते हैं जिनका इलेक्ट्रिकल बिहेवियर जो है वो बहुत अच्छा हो। तो सबसे पहले किसी भी मेटल के जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए जो थ्योरी दी गई उसे कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी या फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। ठीक है, अब आप सबसे पहले रिकॉल करें अपने एफएससी के एक टॉपिक को, और वो एफएससी के चैप्टर नंबर 11 जिसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो डिस्कस किया गया है। ठीक है, इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि हम तो सॉलिड्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हम किस तरह से उसको साथ रिलेट कर रहे हैं। तो रिलेट सिर्फ ये करना है कि आपने ये पढ़ा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि गैस का हर मॉलिक्यूल एक छोटे से सफ़ियर की तरह है, यानी उसका साइज़ बहुत ही स्मॉल है, और गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो सेपरेशंस हैं वो बहुत लार्ज हैं, और कोई एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करता। सेम सिचुएशन यहाँ पर है। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये कहती है कि जब भी किसी मेटल की आप बात करें, तो मेटल के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी आउटर मोस्ट शेल जो भी है, उस आउटर मोस्ट शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने न्यूक्लियस की गिरफ्त से ऑलमोस्ट जो है वो फ्री होते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं सोडियम की एग्जांपल लूँ तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इसके पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो है 2, दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद है 8, और तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब न्यूक्लियस के बाद पहला शेल, उसके बाद दूसरा शेल, और उसके बाद तीसरा शेल। इसका मतलब है तीसरे शेल का फासला न्यूक्लियस से जो है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरा, न्यूक्लियस अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके इर्द गिर्द 2 रिंग इलेक्ट्रॉन्स के भी तो मौजूद हैं। पहले रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे रिंग में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस की जो गिरफ्त है उसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बहुत वीक कर देते हैं। इसका मतलब है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट क्या होगा, फ्री होगा। और अगर वो फ्री है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो किसी एक न्यूक्लियस के साथ बाउंड ही नहीं रहा। ठीक है, एक्चुअली में वो फ्री है पूरे के पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या करने के लिए, मूव करने के लिए। तो इसका मतलब है वो फ्रीली किसी भी जो है वो न्यूक्लियस के करीब जा सकता है और रैंडमली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में उसके पास मूव करने की एनर्जी कहाँ से आती है? तो उसके पास मूव करने के लिए जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को कहा जाता है थर्मल एनर्जी। जो थर्मल एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, यानी टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लें उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ने से जो स्पीड है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन ये जो उसकी मूवमेंट है, रैंडम मूवमेंट है। ठीक है, यानी इसमें कोई तरतीब नहीं है। इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी भी वक्त जो है वो किसी भी डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि, और वो अगर फ़र्ज़ करें किसी और इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो लाजमी सी बात है अपनी डायरेक्शन भी चेंज करेगा। हो सकता है वो जो है वो जो न्यूक्लियस वाला पोर्शन है उसके साथ जो है वो टकराए, यानी जिसको एटम ऑफ द लेटिस कहा जाएगा या आयन कहा जाएगा, उसके साथ टकराएगा तो वो अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो मूवमेंट है थर्मल एनर्जी की बेस के ऊपर वो रैंडम है। अब रैंडम मूवमेंट का मतलब है कि किसी भी वक्त दाएं जानिब जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स और किसी भी वक्त बाएं जानिब जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी ऑलमोस्ट सेम होगी, और उनकी जो एवरेज स्पीड होगी वो भी ऑलमोस्ट सेम होगी। तो जब ये सारा कुछ सेम है तो आप ये कहेंगे कि उनकी जो रैंडम वेलोसिटीज़ हैं
जब आप उनकी रैंडम वेलोसिटीज़ की एवरेज निकालेंगे तो वो आंसर क्या आएगा? 0। क्योंकि अगर जो राइट साइड पे जा रहा है उसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव समझें तो लेफ़्ट वाले की वेलोसिटी को नेगेटिव समझा जाएगा। और नॉर्मली जो मटेरियल होता है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि तकरीबन तमाम के तमाम एटम्स का, तमाम के तमाम लेटिस का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा है। तो इसका मतलब एनर्जी भी एक जैसी होगी, और एनर्जी एक जैसी है तो उसका मतलब है कि स्पीड भी तकरीबन एक जैसी है। तो इसलिए जो एवरेज रैंडम वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है? 0 होती है। अब सबसे पहले इस थ्योरी को प्रॉपरली प्रेजेंट किया ड्रूड, उसका नाम था, ठीक है। तो उसे कहा जाता है ड्रूड फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो उसने ये कहा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये ऐसे ही मूव कर रहे हैं जैसे गैसेस के मॉलिक्यूल मूव करते हैं। तो इसका मतलब है, उसने ये कहा कि आप ये समझ सकते हैं कि मेटल के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली में वो एक ऐसा ही स्ट्रक्चर बना रहे हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन की एक गैस है। यानी आप ये समझें कि गैस का एक मॉलिक्यूल जो है ना, वो किसको ज़ाहिर कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर कर रहा है, और वो रैंडमली क्या कर रही है? उसके अंदर मूव कर रही है। तो उसको इलेक्ट्रॉन गैस कहा जाता है या फ्री इलेक्ट्रॉन गैस कहा जाता है, ठीक है। अब होता ये है कि अगर आप एक मेटल वायर जो है उसका पीस ले लें, जैसे ये मार्कर है ना, ये भी एक, इसको कहते हैं, ये एक सिलिंड्रिकल शेप में मौजूद है। इसका एक ये वाला फेस है, इसका एक ये वाला फेस है, और साथ ये इसका जो है वो सरफेस एरिया है, ठीक है। अब अगर आप देखें इसे, अगर ये कंडक्टर है, फ़र्ज़ करें ये कॉपर का बना हुआ है, ठीक है, अज्यूम कर लें, तो इसका मतलब है कि मैं ये कहूँगा कि ये एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, यानी सिलेंडर की शेप में जैसे है उस तरह से मौजूद है। अब इस सिलिंड्रिकल कंडक्टर की बॉडी के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जिसको अभी आपने कहा कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली इधर उधर जो है वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। अब आपने क्या काम किया? आपने इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के ऊपर बैटरी के 2 टर्मिनल अटैच कर दिए, एक साइड पे पॉजिटिव और दूसरी साइड पे नेगेटिव। जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव अप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाती है? पैदा हो जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है वो पॉइंट करती है। तो इसका मतलब है यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो गई है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फ़ोर्स लगाएगी, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करेंगे? उस फोर्स की वजह से मूव करना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है वो हमेशा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का बेसिक कंसेप्ट F इज़ इक्वल टू क्या होता है? QE। अब Q का मतलब है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो उसकी अमाउंट E है, और साइन जो है वो नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा -E × E। तो इसका मतलब ये जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि लगने वाली फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के बिल्कुल क्या हैं? ऑपोजिट हैं। तो इसका मतलब है अब ये तमाम इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल इस साइड पे चल पड़ेंगे, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव वाली साइड पे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड चल पड़ेंगे। अब आपको पता है कि जहाँ पर फोर्स मौजूद हो, तो आपने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है, और इंटर की फ़िज़िक्स कह लें, मैट्रिक की फ़िज़िक्स है, उसमें भी आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी फोर्स लगेगी तो एक्सेलेरेशन पैदा होगा, और एक्सेलेरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे तो एक्सेलरेट होने का मतलब है इनकी स्पीड क्या होना चाहिए? बढ़नी चाहिए। जब इनकी स्पीड जो है वो बढ़ेगी तो उस वक़्त जो है वो ये आहिस्ता आहिस्ता गेन करते जाएंगे स्पीड, और बढ़नी चाहिए। अब आप जो है वो देख सकते हैं कि नेट फोर्स किसके बराबर होती है? न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज़ इक्वल टू ma के बराबर होती है। अब a जो है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो मैं यहाँ पर a की जगह पुट कर रहा हूँ dv/dt। और आपने जो है वो फोर्स देखी किसके बराबर आती है? -E × E। तो आप इसको इसके बराबर पुट कर दें। जब आप इसको पुट करेंगे इसके इक्वल, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, m dv/dt इज़ इक्वल टू -E × E। और ये m को आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो dv/dt इज़ इक्वल टू -E/E डिवाइडेड बाय m।
डी टी को इस साइड पे ले आएँ तो उस वक्त ये इक्वेशन बन जाएगी डी वी इज़ इक्वल टू माइनस ई ओवर एम मल्टीप्लाइड बाय डी टी। और आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी अब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हमने क्या मालूम करना है, वेलोसिटी मालूम करनी है। तो आप दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर दें। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दोनों साइड पे जस्ट इंटीग्रेट कर दें। डी वी की इंटीग्रेशन तो आ जाएगी आपके पास वी, तो आपने लिख दिया वी माइनस ई मल्टीप्लाइड बाई ई डिवाइडेड बाई एम। डी टी की इंटीग्रेशन टी आ जाएगी, और आप जानते हैं इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ कोई ना कोई इंटीग्रेशन का कांस्टेंट भी आ जाता है, मैं उसको सी कह देता हूँ। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट ये है कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी, ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ना, ये आपको कहाँ से मिल सकता है, उसको कहा जाता है, ये हमें इनिशियल कंडीशन से मिलेगा। कि इनिशियली क्या कंडीशन थी इस मेटल की। तो इनिशियल कंडीशन ये थी कि जब तक आपने वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की हुई थी तो उस वक्त टाइम कितना था, ज़ीरो था। उस वक्त जो वेलोसिटी थी v, वो किसके बराबर थी, वो बराबर थी v रैंडम। हमने ये कहा था कि इन दी एब्सेंस ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ थर्मल एनर्जी होगी और उस वक्त सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, जिसका मतलब है उनकी वेलोसिटी है v रैंडम। तो यहाँ पर मैं जब t को ज़ीरो पुट करूँगा तो t तो हो जाएगा ज़ीरो, v की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, v रैंडम। तो ये जो c है, c की वैल्यू आ जाएगी v रैंडम के बराबर। इसका मतलब है ये जो c है एक्चुअली में ये उनकी उस रैंडम वेलोसिटी को ज़ाहिर कर रही है जो उनके पास मौजूद थी जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी। ठीक है, अब आपने जो है वो ये इक्वेशन लिख दी, v इज़ इक्वल टू वी रैंडम। c की जगह मैं ये पुट कर रहा हूँ वी रैंडम प्लस माइनस ई टी ओवर एम। अगर आप एवरेज वेलोसिटी जो है वो निकालना चाहते हैं, ठीक है, आप उसको कहें v इज़ इक्वल टू, इसकी भी एवरेज लेनी पड़ेगी, इसकी भी एवरेज लेनी पड़ेगी। इसकी एवरेज तो ज़ीरो है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि यानी कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं थी, जितने इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे जा रहे थे उतने ही लेफ़्ट साइड पे भी जा रहे थे। तो इसलिए जो एवरेज वेलोसिटी रैंडम जो थी वो ज़ीरो थी। तो सिर्फ आंसर आ जाएगा माइनस ई टी ओवर। नेगेटिव साइन जस्ट इतना इंडिकेट कर रहा है कि जो वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। दूसरी चीज़, ये चीज़ ये इंडिकेट कर रही है कि अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्योंकि आपने डीसी बैटरी अप्लाई की है तो इसका मतलब है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, एम भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये बता रही है कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब टाइम बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते जाएंगे उनकी स्पीड जो है वो क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए वक्त के साथ साथ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्यों नहीं है? क्योंकि सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक होते हैं, यानी उनके दरमियान फासला बहुत ही कम है। अगर फासला बहुत कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट तो ज़रूर होगा, लेकिन साथ ही किसी न किसी आयन के साथ टकरा जाएगा, और जब उससे टकराएगा तो अपनी एनर्जी उसको डिलीवर कर देगा और फिर क्या हो जाएगा, स्लो डाउन। लेकिन फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करेगी, पंप करेगी, उसकी वजह से फिर दोबारा से वो एक्सेलरेट होगा। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन के दौरान ही वो क्या कर रहा है, टकरा रहा है। तो इसका मतलब है बहुत ही थोड़े से अरसे के लिए वो क्या करता है, एक्सेलरेट होता है। उस थोड़े से टाइम को क्या कहा जाता है, रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है। तो मैं उसको कैपिटल टी कह देता हूँ। और ये जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, काफ़ी कम होती है, यानी 10⁻⁻⁸ सेकंड के राउंड अबाउट जो है वो होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो वेलोसिटी मैक्सिमम गेन कर सकता है वो किसके बराबर कर सकता है, माइनस ई इंटू ई। टी की जगह क्या पुट कर देंगे, कैपिटल टी डिवाइडेड बाय क्या होगा, एम। और इस एवरेज वेलोसिटी को क्या कहा जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। तो टी को कोलिजन टाइम कहा जाता है, यानी एक टकराव के बाद दूसरे टकराव के दरमियान जो फासला है उसको टी कहा जाएगा। तो या आप इसको जो है रिलैक्सेशन टाइम कह सकते हैं। तो ये उसकी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आपके सामने आ गया। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो बहुत ही कम होती है। आप अगर इसके अंदर वैल्यूज़ प्लेस करेंगे ना, स्मॉल ई की, अप्लाइड फील्ड की, एम की और कैपिटल टी की, तो ये जो आंसर आएगा राउंड अबाउट जो है वो मिलीमीटर पर सेकंड के करीब करीब आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है नहायत ही कम है और 10⁻³ मीटर पर सेकंड के राउंड अबाउट है। जबकि वो जो रैंडम वेलोसिटी थी जो कि थर्मल एनर्जी की वजह से उनको मिली थी,
वो 10⁻⁻6 मीटर पर सेकंड के करीब तक जो है वो होती है। तो इसका मतलब है कि वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साइड पे चल पड़े तो इलेक्ट्रॉन का जो फ़्लो होता है वो क्या चीज़ कंस्टिट्यूट करता है, वो करंट बनाता है। I = रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो I = dq/dt। अब ये जो करंट होता है वो कैसे जो है वो मालूम किया जाता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब जो टोटल चार्ज है वो कैसे मालूम किया जाता है, जो मेटल्स होती हैं ना उसमें एक क्वांटिटी जिसको स्मॉल n कहा जाता है, इसे कहा जाता है चार्ज कैरियर डेंसिटी। यानी ये आपको बताता है कि इस मेटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन साथ जो है कंडीशन है पर यूनिट वॉल्यूम। यानी अगर इस चीज़ का वॉल्यूम जो है वो 1 मीटर क्यूब होगा तो उस वक्त फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी। तो ये है, इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको मैं कैपिटल N कह देता हूँ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब हम क्या करते हैं, अगर टोटल चार्ज मालूम करना चाहें, यानी टोटल चार्ज कैरियर की तादाद मालूम करें कैपिटल N, तो वो आ जाएगा स्मॉल n × v। अब स्मॉल n को तो वैसे ही रहने दें। वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ये हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। अब अगर आपने टोटल चार्ज मालूम करना है, dq अगर आपने लेट्स सपोज मालूम करना है, तो आप क्या करेंगे, NaL मल्टीप्लाइड बाय E। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, E है, और टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद है NaL, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव तो साथ नेगेटिव साइन लगा दें, ठीक है। फिर दोनों साइड पर dt से डिवाइड भी कर दें, यहाँ पर भी डिवाइड करें और यहाँ पर भी डिवाइड करें, तो आ जाएगा -NaE। L मीन्स डिस्टेंस, dt मीन्स टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो इसका मतलब है ये क्या चीज़ आ जाएगी, ये आ जाएगी वेलोसिटी, या ये आ जाएगी vd। अब ये आपके पास I की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -NaE, और साथ क्या आ जाएगा, vd। करंट के साथ एसोसिएटेड एक दूसरी क्वांटिटी जिसको करंट डेंसिटी कहा जाता है, वो होती है करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, I डिवाइडेड बाई A। ये I की वैल्यू तो है आपके पास, इसको A से डिवाइड करें, तो A से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट आंसर आएगा -NeVd। ये आपके पास क्या चीज़ आ गई, करंट डेंसिटी आ गई। अब आप जो है वो यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर दें, ये -n और E को वैसे रहने दें। Vd की एवरेज वैल्यू अभी आपने मालूम की है, वो है -E कैपिटल E t डिवाइडेड बाय m। तो ये आपके पास आ जाएगा NE² t E/m। और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के कोर्स को रिकॉल करें, वहाँ पर हमने ओहम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म पढ़ी थी कि जो करंट डेंसिटी होती है जे, वो किसके बराबर होती है, सिग्मा × E। तो इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ से आपके पास जो है वो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, जे से कैंसिल हो जाएगा, ई से कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा = NE² t/m, जिसको कंडक्टिविटी कहा जाता है। तो किसी भी मेटल की कंडक्टिविटी आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब आप जो है वो यहाँ पर एक नई चीज़ जो है वो डिफ़ाइन करें जिसको मोबिलिटी कहा जाता है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होती है, ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की E, उन्होंने जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन की वो थी Vd, तो इन दोनों की जो रेशियो है उसको क्या कहा जाता है, मोबिलिटी कहा जाता है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी आपने फार्मूला यहाँ पर लिखा, वो किसके बराबर था, E/t/m। मैं सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड प्लेस कर रहा हूँ, तो E/t डिवाइडेड बाय m, और ओवर में है E, तो E से इसका मतलब डिवाइड करना है, तो E कैंसिल हो जाएगा, जस्ट आ जाएगा E/t/m। अब आप जो है वो यहाँ पर देखें कि म्यू, यानी जिसको आपने मोबिलिटी कहा है, इसका यूनिट जो है वो क्या होता है, मीटर² पर वोल्ट पर सेकंड। ये आप खुद निकालने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब आप जो है वो म्यू ई की वैल्यू जान चुके हैं, इसमें हम पुट करेंगे सिग्मा = ठीक है NE²। E² को मैं यूँ लिख सकता हूँ, एक दफ़ा E अलहदा लिख दिया, दूसरी दफ़ा E अलहदा लिख दिया, तो ये जो NE² t/m है उसकी जगह NE
इंटू ई टी ओवर एम, और यहाँ पर एन ई ई टी ओवर एम, ई टी ओवर एम की जगह आप पुट कर देंगे म्यू ई। तो इसका मतलब है किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि उसमें स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कितनी है। तो इस तरह से आप कंडक्टिविटी निकालेंगे। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के रिज़ल्ट से इनको इस्तेमाल करते हुए ड्रूड ने मेटल्स के जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है और जो थर्मल बिहेवियर है, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी, उनको बड़ी ही आसानी से क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन इस थ्योरी में एक फ्लॉ ये था कि आप जानते हैं जो सॉलिड्स होते हैं उनकी 3 ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। जब इस थ्योरी की बेस पे सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई तो ये थ्योरी कम्प्लीटली फेल हो गई। तो इसका मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए वैलिड है, मेटल्स के यानी कंडक्टर्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए परफेक्टली वैलिड है। लेकिन अगर आपने सॉलिड्स के डाइवर्स इलेक्ट्रिक बिहेवियर को, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल यानी मैंने आपको बताया कुछ मटेरियल कंडक्टर हैं, कुछ जो है वो इंसुलेटर हैं और कुछ सेमीकंडक्टर्स हैं, तो वो डाइवर्स किस्म का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो करते हैं सॉलिड्स। उनको एक्सप्लेन करने के लिए ये वाली थ्योरी जो है वो वैलिड नहीं है। उनके लिए कौन सी थ्योरी वैलिड है उसको अब हम डिस्कस करते हैं। सॉलिड्स के डाइवर्स इलेक्ट्रिक बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए जिस थ्योरी का सहारा लिया जाता है वो है एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। हम इसको डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि सॉलिड्स में 3 तरह के जो है वो बॉन्ड होते हैं, ठीक है। एक बॉन्ड को कहा जाता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आप ज़रा इंटरमीडिएट की जो केमिस्ट्री है उसको ज़रा रिकॉल कर लें, आयनिक बॉन्ड। दूसरा जो बॉन्ड होता है उसको कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड, और जो तीसरा बॉन्ड है उसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में आप जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि एक जो एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और दूसरा एटम जो है वो उसी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, वो नेगेटिव आयन बन जाता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड में तो ये Na ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और वही इलेक्ट्रॉन जो है वो किसने ले लिया, क्लोराइड आयन बन गया क्लोरीन लेके। तो जब इनको इकट्ठा करेंगे तो NaCl आ जाएगा। इस तरह के कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड जो है वो नॉर्मली कहा जाता है। तो ये सिचुएशन है। अब इसमें देखें ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। ये ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, ये ग्रुप नंबर 7 का एलिमेंट है। इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। इसने वो एक इलेक्ट्रॉन देके उससे जान छुड़वा ली और इसने वही एक इलेक्ट्रॉन लेके आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपके पास क्या बन गया, NaCl बन। दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है, शेयरिंग होती है। जैसे सिलिकॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अपने नेबरिंग 4 सिलिकॉन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या रहते हैं, लोकलाइज रहते हैं, यानी वो रहते तो इसके इर्द गिर्द ही हैं। यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन इधर से चला गया वो इसके आउटर मोस्ट शेल में आ गया और वो उधर मूव कर रहा है। इसका मतलब है वो लोकलाइज्ड है, उसकी लोकेशन के बारे में हमें पता है। मेटेलिक बॉन्ड में क्या होता है, आयन्स और आयन्स के दरमियान तो बॉन्ड होता है, ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है वो किसी बॉन्ड के साथ जो है वो जुड़े हुए नहीं होते, किसी भी आयन के साथ जो है वो मौजूद नहीं होते और वो रैंडमली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो ये 3 तरह के जो है वो बॉन्ड्स होते हैं। अब अगर आप सिचुएशन देखें कि जब आपके पास कोई एक आइसोलेटेड एटम होगा, यानी किसी भी चीज़ का हो, बेशक वो कंडक्टर का हो, इंसुलेटर का हो या जो है वो किसी सेमीकंडक्टर का हो, आइसोलेटेड जो एटम होता है उसके अंदर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं और बिल्कुल वाज़े होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, सेकंड एनर्जी लेवल है, थर्ड एनर्जी लेवल है, यानी कुछ इस तरह से जो है वो अगर आप उसकी एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं तो आप कहेंगे ये ग्राउंड एनर्जी लेवल है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, इस तरह से जो है वो एनर्जी लेवल जो है वो आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैं E ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं K की वैल्यू ले लेता हूँ। तो अभी आपके पास जो है वो क्या बन गया, एक आइसोलेटेड एटम के एनर्जी लेवल्स।
लेकिन सॉलिड में तो ऐसा नहीं है। सॉलिड में तो बहुत सारे एटम जो है वो क्या होते हैं, करीब होते हैं। तो देखा ये गया है कि अगर आप हाइड्रोजन की एग्जांपल ही ले लें, हाइड्रोजन में जब दो एटम्स को आप करीब लेकर आते हैं तो उनका जो एक एनर्जी लेवल होता है वो एक्चुअली में स्प्लिट हो जाता है। कहाँ पर? दो एनर्जी लेवल में। हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक प्रोटॉन है और पहला ही शेल है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन से सब शेल में होता है? उस सब शेल को कहा जाता है 1s। अब जो दूसरा हाइड्रोजन एटम आप इसके करीब लेकर आएंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन भी जो है वो कहाँ पर होगा? 1s में होगा। जब आप इन दोनों को करीब ले आएंगे तो इनके दरमियान क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन 1s सब शेल में ही आने हैं, लेकिन एक की स्पिन अगर क्लॉकवाइज होगी तो दूसरे की स्पिन क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो इसका मतलब है कि एक का एनर्जी लेवल पहले एनर्जी लेवल से कुछ बढ़ जाएगा, दूसरे का एनर्जी लेवल उससे कुछ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है एक एनर्जी लेवल कितने हिस्सों में स्प्लिट हो गया? दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया। अगर आप दो की बजाय 4 हाइड्रोजन करीब लेकर आते तो सिचुएशन कुछ यूं बननी थी कि एक ही एनर्जी लेवल 4 एनर्जी लेवल में क्या हो जाना था? स्प्लिट हो जाना था। तो इसका मतलब है कि जब भी आप सॉलिड्स के अंदर एक से ज़्यादा एटम्स को करीब लेकर आते हैं तो उस वक्त उनका एनर्जी लेवल जो है वो क्या होता है? यूनिक नहीं रहता, डिस्टिंक्ट नहीं रहता। एक्चुअली में वो क्लोजली स्पेस सब लेवल्स के अंदर क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। अब ये जो क्लोजली स्पेस सब लेवल्स हैं इनको एनर्जी लेवल्स नहीं कहा जाता, इनको क्या कहा जाता है? एनर्जी बैंड्स कहा जाता है। ठीक है, तो अब आप देखते हैं कि सॉलिड के अंदर अगर n एटम्स होंगे तो इसका मतलब है कि उन n एटम्स की वजह से एक एनर्जी लेवल जो है वो कितने सब लेवल्स में डिवाइड हो जाएगा? n सब लेवल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आप एक सॉलिड का छोटा सा भी स्ट्रक्चर लें तो उसमें तो बिलियन ट्रिलियन एटम्स होंगे। इसका मतलब है एक ही एनर्जी लेवल कई बिलियन स्मॉल और क्लोजली स्पेस सब लेवल्स में डिवाइड हो गया, जिसको क्या कहा जाएगा? एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड असल में क्या है? ये एनर्जी की वो रेंज है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रह सकता है। मतलब अब ये इस तरह से एनर्जी लेवल नहीं होंगे, अब पूरा का पूरा एक एनर्जी बैंड बन जाएगा। इसका मतलब है इस एनर्जी से लेके इस एनर्जी तक किसी भी जो है वो एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद रह सकता है। इसी तरह से हर यानी जो एनर्जी लेवल है वो एक एनर्जी बैंड में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो इसे कहते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी, कि जब बहुत सारे एटम करीब आते हैं तो उस वक्त जो है वो क्या हो जाती है? स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, अब आप ये भी जानते हैं कि जब किसी भी एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी एनर्जी लेवल स्प्लिट होता है। ठीक है, उसको ज़ीमान इफेक्ट कहा जाता है। आपने एक चीज़ ये भी पढ़ी हुई है कि आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एटम को रखते हैं तब भी उसके एनर्जी लेवल जो है वो क्या हो जाते हैं? सब लेवल्स में डिवाइड हो जाते हैं। उसको स्टार्क इफेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। यहाँ पर जो है वो क्या है कि एटम्स आपस में जब एक दूसरे के ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगा रहे हैं, उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से एक इलेक्ट्रॉन की दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन के साथ इंटरेक्शन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ जो है वो क्या होती है? जो स्पिन इंटरेक्शन होती है उसकी वजह से एनर्जी लेवल जो है वो छोटे छोटे सब लेवल्स में क्या होता जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो ये एनर्जी बैंड थ्योरी है। अब जो एनर्जी बैंड थ्योरी है वो ये कहती है कि हर जो एनर्जी लेवल है वो तो बैंड्स में जो है वो क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया बहुत सारे सॉलिड के करीब आने से। लेकिन उन बैंड्स में से जो अंदर वाले बैंड है, यानी जो कम्प्लीटली फिल्ड जो है वो एनर्जी लेवल से, यानी पहला एनर्जी लेवल यानी सोडियम की बात कर रहा हूँ, तो सोडियम में पहला एनर्जी लेवल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, दूसरा जो शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। तो इसका मतलब है ये वाले जो बैंड्स हैं ये सॉलिड के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर में कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। ठीक है, इन अंदर वाले जो बैंड्स होते हैं ना, यानी जो वैलेंस शेल के अलावा बाकी जो एनर्जी शेल्स हैं उनको क्या कहा जाता है? कोर बैंड्स कहा जाता है, यानी वो अंदर अंदर जो है वो मौजूद हैं, यानी बुनियाद में मौजूद हैं। जो वैलेंस शेल है एक्चुअली में, उस वैलेंस शेल में जो है वो क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके जो एनर्जी लेवल सेपरेट होते हैं वो दो तरह के बैंड्स बनाते हैं। एक को कहा जाता है वैलेंस बैंड और दूसरे को क्या कहा जाता है? कंडक्शन बैंड। और किसी भी सॉलिड का जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है वो इन दोनों
बैंड्स की एनर्जी के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। इन दोनों बैंड्स की जो एनर्जी है, जैसे कंडक्शन बैंड की एनर्जी को आप EC कह दें, वैलेंस बैंड की एनर्जी को आप क्या कह दें, EV कह दें, इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको एनर्जी बैंड गैप कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं कि हम किसी भी सॉलिड के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को क्या कर सकें, डिस्क्राइब कर सकें। और इस थ्योरी ने जितने भी कैटेगरीज़ हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, उन सब को जो है वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया। तो इस थ्योरी के मुताबिक किसी भी इंसुलेटर के अंदर जो वैलेंस बैंड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है, इनके दरमियान ये जो बैंड गैप है, ठीक है, यानी ये था कंडक्शन बैंड, ठीक है, इसकी एवरेज एनर्जी को आप EC, ये था वैलेंस बैंड, इसको आप क्या कह दें, EV कह दें, और ये इनके दरमियान क्या है, बैंड गैप। ठीक है, तो इनके दरमियान जो बैंड गैप होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, यानी 6 to 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है। ठीक है, और वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इसका मतलब है यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन जो कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी होता है, इसका मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं है, और जब कोई चीज़ कंडक्शन बैंड में नहीं है इसका मतलब है वो फ्री ही नहीं है मूव करने के लिए। तो ये इंसुलेटर है कि इंसुलेटर में अब आप देख लेंगे कि आप इंसुलेटर को कैसे पहचानेंगे। वैलेंस बैंड इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, कंडक्शन बैंड इज़ पार्शली फिल्ड, एम्प्टी, और उनके दरमियान जो बैंड गैप है वो 6 to 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक लार्ज बैंड गैप जो है वो मौजूद होता है। कंडक्टर्स की बात करते हैं। कंडक्टर्स के अंदर ये हमारे पास जो है वो क्या है, कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो मैं इसको कह देता हूँ ये कंडक्शन बैंड है। ठीक है, अब इनके अंदर जो वैलेंस बैंड है वो है तो कंडक्शन बैंड से नीचे यहाँ पर, लेकिन वो इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। देखें कि ये वाला जो रीजन है ये इन दोनों के दरमियान क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कहेंगे कि यहाँ पर कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड है उनके दरमियान कोई फ़िज़िकल डिस्टिंक्शन नहीं है, यानी वो अलग-अलग हैं ही नहीं। और अगर फिज़िकल डिस्टिंक्शन नहीं है तो इसका मतलब है ये आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो कंडक्टर की सिचुएशन आपने यहाँ पर ड्रॉ कर ली। ठीक है, और लास्ट चीज़ जो है वो है सेमीकंडक्टर्स। अब जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये आगे फिर डाइवर्स बिहेवियर दिखाते हैं। अगर आप किसी भी सेमीकंडक्टर को 0 केल्विन पे रखेंगे तो 0 केल्विन पे क्या होगा कि वो बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे कि एक इंसुलेटर बिहेव करता है, यानी 0 केल्विन के ऊपर वो बिल्कुल बिहेव करता है कैसे, एक इंसुलेटर की तरह। तो इंसुलेटर की तरह का मतलब क्या हुआ कि ये कम्प्लीटली फिल्ड और ये क्या है, एम्प्टी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है और आप कौन से टेम्परेचर पे पहुंचते हैं, रूम टेम्परेचर पे पहुंचते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में थे उनके पास इतनी एनर्जी आती है कि वो जंप करके कहाँ पर चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। इसका मतलब है अब वैलेंस बैंड भी पार्शियली फिल्ड हो गया, कंडक्शन बैंड भी क्या हो गया, पार्शियली फिल्ड हो गया, और इनके दरमियान ये जो बैंड गैप होता है ये बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्या होता है, राउंड अबाउट होता है अगर प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है। जैसे कि सिलिकॉन की बात कर लें, सिलिकॉन में ये जो बैंड गैप होता है वो 1.10 से 1.14 तक जो है वो क्या कर सकता है, वेरी करता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के राउंड अबाउट है। जर्मेनियम में यही बैंड गैप जो है 0.67 से 0.72 तक जो है वो होता है, तो जर्मेनियम जो है वो उसका मतलब ये भी 1 के करीब करीब ही है। लेकिन जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं जैसे गैलियम फॉस्फाइड है, गैलियम फॉस्फाइड में यही बैंड गैप जो है वो 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इस तरह से ये गैलियम आर्सेनाइड है और गैलियम फॉस्फाइड, उसके अंदर यही वाला बैंड गैप जो है वो किसके बराबर है, 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा। तो डिफरेंट मटेरियल के डिफरेंट जो है वो क्या होते हैं, बैंड गैप्स होते हैं। और ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी ने तमाम तरह के सॉलिड के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया और तमाम जो मसाइल थे इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के उनको हल कर दिया। तो इन 2 थ्योरीज़ को याद रखें, इन दोनों का कंपैरिजन आपको याद होना चाहिए, और सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। तो इसमें आपको तमाम चीज़ें ज़हन में रखनी है कि एनर्जी बैंड्स बनते क्यों हैं, ठीक है, और बनने के बाद जो है वो आपने फिर किस तरह से जो है वो उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करना है। एक चीज़ जो मैं आपके लिए एज एन असाइनमेंट छोड़ता जा रहा हूँ, आपने जस्ट ये सर्च करना है कि
यहाँ पर ये एनर्जी लेवल डायग्राम हमने बनाई। इसमें वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है वो तो है एनर्जी, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी है आपने जस्ट उसका नाम तलाश करना है कि एक्स एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी को प्लॉट किया जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।